हेलो एवरीवन। आज डीएनए में जो पहला आर्टिकल हम करने वाले हैं दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ड्राफ्ट ऑनलाइन गेम रूल्स। ऑनलाइन गेम रूल्स, ठीक है। ये टॉपिक आएगा आपका जीएस2 गवर्नेंस के अंदर। जीएस2 गवर्नेंस के अंदर तो रीसेंट एक न्यूज थी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ड्राफ्ट ऑनलाइन गेम रूल्स हैं उसको पब्लिक कर दिया है। पब्लिक क्यों किया है और ड्राफ्ट ऑनलाइन गेम रूल्स हैं क्या प्राइमरली, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। अभी 2 महीने पहले अगस्त के मंथ में हमको क्या देखने को मिलता है, अगस्त के मंथ में हमको एक न्यूज देखने को मिलती है जहां पे हमें ये पता चलता है कि इंडियन पार्लियामेंट ने ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जो है वो पास कर दिया है। मतलब ऑनलाइन गेम्स जो हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक कानून है वो पास कर दिया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। So this is the act which has been passed by the parliament this year itself. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि ऑनलाइन गेमिंग स्पेस जो बहुत तेजी से हाल के वर्षों में ग्रो कर रही है उसको किस तरीके से इफेक्टिवली रेगुलेट किया जाए, प्रभावी तरीके से इसको नियंत्रित किया जाए, क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। जैसे आपने देखा होगा रमी गेम को लेके कई ऐप्स बन चुके हैं, आईपीएल को लेके कई ऐप्स बन चुके हैं, लोग इस पे पैसा लगाते हैं, ठीक है। और भी तमाम टाइप के ऑनलाइन गेम्स हैं, जैसे हम काउंटर स्ट्राइक वगैरह देखते हैं। तो ऐसे और भी गेम्स बहुत तेजी से हाल के वर्षों में डेवलप हो रहे थे। तो इससे क्या है, सरकार को टैक्सेस तो आ रहे थे, मतलब सरकार रेवेन्यू कमा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि इस पर्टिकुलर स्पेस में, इस पर्टिकुलर डोमेन में कुछ रेगुलेटरी गैप्स बच रहे हैं, और दूसरी चीज, एक तो हो गया रेगुलेटरी गैप्स बचना, और साथ ही साथ कस्टमर्स कस्टमर्स जो हैं या कंज्यूमर्स जो हैं उनको एक इफेक्टिव प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही थी। कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही थी। वो क्यों नहीं मिल पा रही थी? क्योंकि सेक्टर तो ग्रो कर गया, लेकिन इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए सरकार अभी तक कोई कानून नहीं लाई थी। तो इन रेगुलेटरी गैप्स को फिल करने के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस पूरे ऑनलाइन गेमिंग स्पेस को इफेक्टिवली ग्रो करने के लिए सरकार को यह रियलाइज हुआ कि हमको एक कानून की आवश्यकता है, और फाइनली पार्लियामेंट क्या लेके आती है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। अब ये कानून बन गया है। कानून ग्राउंड लेवल पे कब एग्जीक्यूट होगा? ये एग्जीक्यूट होगा जब हम एक ऑनलाइन गेमिंग रूल्स देख लेंगे। तो अभी मेटी क्या करने की कोशिश कर रही है, एक्ट तो पार्लियामेंट ले आई है, अब रूल्स के माध्यम से ये जो एक्ट है, जो कानून बन चुका है, इसको इसको एग्जीक्यूट करने की तैयारी में है। तो अभी क्या है, ये ड्राफ्ट है, बेसिकली ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट क्या होता है? एक रफ वर्क होता है। तो मेटी ने क्या किया है, ये ड्राफ्ट गाइडलाइन या ड्राफ्ट रूल्स हैं, इसको अभी पब्लिक डिस्कोर्स में फ्लोट किया है। इसमें क्या है कि जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं, वो अपने साइड से खुद कुछ प्रोविजंस हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं सरकार को या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कि ये चीजें होनी चाहिए। और उसके बाद आखिरी में जब कंसेंसस बन जाएगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा? प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2025। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रमोशंस एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2025। ये रूल्स करेंगे क्या? ये रूल्स, जो ये एक्ट है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को, इसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे हमने क्या देखा था, डीपीडीपी एक्ट 2023 में आया, फिर हमने देखा कि डीपीडीपी रूल्स बनते हैं उसको ग्राउंड लेवल पे एफेक्चुएट कराने के लिए, वैसे ही इस एक्ट को भी ग्राउंड लेवल पे एफेक्चुएट कराने के लिए हमको रूल्स लाने पड़ेंगे। तो मेती ने पहल कर दी है, ड्राफ्ट रूल्स है वो ऑलरेडी फ्लोट कर दिए हैं, और कुछ टाइम में हमको देखने को मिलेगा ये ड्राफ्ट जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो we'll finally get the rules and we'll see the execution of this particular act. Now again coming back to
why the need for this particular act was felt. तो गवर्नमेंट ने देखा कि पहली चीज, एक तो रेगुलेटरी गैप है, ये स्पेस जो है बहुत तेजी से ग्रो किया है और हजारों करोड़ों का बिजनेस है इसमें, हजारों करोड़ों का बिजनेस है, तो नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी आ रही है, तो और सरकार को टैक्सेस भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको प्रभावी तौर पे नियंत्रण करने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं था, तो इस रेगुलेटरी गैप को फिल करना जरूरी था। तो एक रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है, हमको कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना है, जो स्टेक होल्डर्स इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं उनको प्रोटेक्ट करना, कि मतलब उनके जो हित हैं वो आपके हम या जो सरकार है वो उनके हितों की रक्षा कर पाए, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था। तीसरा क्या था, तीसरा सरकार को ये आया, उनके नोटिस में सरकार के ये आया कि डिप्रेशन और फ्रॉड्स जैसी घटनाएं भी हो रही हैं इन एप्स के माध्यम से। चौथी चीज क्या है, जो आपके सुसाइड रेट्स हैं वो भी आपके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद सरकार ने ये भी देखा कि ये जो एप्स हैं इनको एक फ्रंट बनाया जा रहा है, किस चीज का, टेरर फाइनेंसिंग का और मनी लॉन्ड्रिंग का। ठीक है, तो ये सारे कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से सरकार ने क्या सोचा कि इस पूरे स्पेस को इफेक्टिवली रेगुलेट करते हैं, कि मतलब ये सेक्टर ग्रो करना चाहिए, लेकिन जो इस सेक्टर से एसोसिएटेड जो नेगेटिविटीज हैं उसको हमको वीड आउट करना, मतलब उसको हटाना आवश्यक है। इसीलिए सरकार क्या करती है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लाती है। क्या रीजंस हैं, ये रीजंस हमने यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं। अगली चीज है, क्या प्रोविजंस हैं, व्हाट आर सर्टेन मेजर प्रोविजंस एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर एक्ट। इस एक्ट में पार्लियामेंट ने क्या क्या चीजें डाली हैं मेजरली। तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन, इस ऐप ने क्या किया, इस ऐप ने क्लासिफिकेशन किया है। जितने भी ऑनलाइन गेम्स आप देखते हैं, खेलते हैं, उसको 3 भाग में क्लासिफाई किया गया है इस ऐप द्वारा, इस एक्ट द्वारा। सबसे पहले हैं आपके ई स्पोर्ट्स, पहली कैटेगरी जो बनाई गई है वो ई स्पोर्ट्स की बनाई गई है। ई स्पोर्ट्स में कौन से गेम्स हैं, ई स्पोर्ट्स में वो गेम्स हैं जिनके टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे आपका काउंटर स्ट्राइक हो गया या कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, इस टाइप के जो गेम्स हैं ये ई स्पोर्ट्स में डाले गए हैं, ये सारे गेम्स ई स्पोर्ट्स में डाले गए हैं। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ऑनलाइन सोशल गेम्स की है। ऑनलाइन सोशल गेम्स कौन से हो गए, वो गेम्स जो थोड़े से इंटेलेक्चुअली सिमुलेटिंग होते हैं, जैसे चेस हो गया, स्क्रैबल हो गया, ब्रेनवीटा हो गया, इस टाइप के गेम्स ऑनलाइन सोशल गेम्स की कैटेगरी में रखे गए हैं। और जो तीसरी जो लास्ट कैटेगरी है जो क्लासिफिकेशन में लाई गई है इस एक्ट द्वारा, वो कौन सी है, वो है रियल मनी गेम्स की, वो है आपकी रियल मनी गेम्स की, आरएमजी, रियल मनी गेम्स। ये कौन से गेम्स हैं, ये गेम्स वो गेम्स हैं जहां पे आपका एक्चुअल पैसा लगता है, वो क्या हो सकता है उस गेम में एंटर करने के लिए आपको कुछ फीस देनी पड़े, जैसे आपको लूडो खेलना है तो 100 रुपए देने पड़े, आप जीते तो आप 200 कमा लोगे या 300 कमा लोगे, आप हारे तो आप कुछ भी नहीं लेके जाओगे, आप जो 100 रुपए लगाए हो वो भी छोड़ दोगे। तो ये जहां पे भी, वो सारे गेम जहां पर पैसे लग रहे हैं, जहां पे भी पैसे लग रहे हैं उसको क्लासिफाई किया गया है रियल मनी गेम में। ठीक है, तो पहला प्रोविजन क्या है, पहला प्रोविजन तो यही है कि एक्ट जो है वो क्लासिफाई कर रहा है किस चीज को, ऑनलाइन गेम्स को 3 पार्ट में, पहला क्या, ई स्पोर्ट्स, दूसरा ऑनलाइन सोशल गेम्स और तीसरा रियल मनी गेम्स। रियल मनी गेम्स को दूसरा प्रोविजन क्या है, दूसरा प्रोविजन यह है कि रियल मनी गेम्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, पूरी तरीके से बैन, मतलब इस पे सरकार ने इस एक्ट के माध्यम से ब्लैंकेट बैन लगा दिया है। अब वो कोई भी ऐप हो, कोई भी ऑनलाइन गेम हो जहां पर पैसे पहले लगते थे, अब वो ऑपरेशनल नहीं रहेंगे। तो रियल मनी गेम्स पे पूरी पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। क्यों बैन लगाया गया, तो अभी रीजंस में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि सुसाइड बढ़ गया है, डिप्रेशन लोगों में आ गया है, फ्रॉड्स हो रहे हैं, आपका टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याएं हमको देखने को मिल रही है। तो इस वजह से आरएमजी को पूरी तरीके से
बैन कर दिया गया है। तो मतलब है क्या, क्लासिफिकेशन में अगर कोई भी गेम रियल मनी गेम में आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली मतलब बैन हो जाएगा। दिस इज अ सेकंड, दिस इज सेकंड प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। इसके अलावा पेनल्टीज भी रखी गई हैं। पेनल्टीज क्या रखी गई हैं कि अगर कोई चोरी से इस टाइप के आरएमजीज रियल मनी गेम्स को रन कर रहा है और वो पकड़ा जाता है तो उसको 3 साल की सजा है, 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 1 crore ऑफ फाइन, 1 crore ऑफ फाइन, 1 करोड़ रुपए तक का फाइन है। इसके अलावा एक्ट में बात क्या की गई है, क्योंकि हमने ऊपर क्या देखा, ऊपर हमने ये देखा है कि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, वो भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो भारत सरकार जो है वो इंटरपोल इंटरपोल के साथ मिलके और सर्टिन के साथ मिलके क्या कर सकती है, टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे चीजों को चेक कर सकती है। इन सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के एस्पेक्ट्स हैं, उनको इफेक्टिवली चेक कर सकती है। तो प्राइमरली दिस वाज अबाउट द एक्ट प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। ये आ तो गया है लेकिन अभी ये ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट होना नहीं शुरू हुआ है। ये कब एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा जब ये रूल्स जो हैं वो बन जाएंगे। अभी क्या है, मेटी जो है वो सिर्फ ड्राफ्ट रूल्स लेके आया है। ड्राफ्ट मतलब रफ रूल्स लेके आया है। जब आपका पब्लिक कंसल्टेशन के बाद और भी स्टेक होल्डर्स अपनी सहमति रिकमेंडेशन दे देंगे और उसके बाद मेटी डिसाइड करेगा कि ये ड्राफ्ट है, इसको फाइनलाइज किया जाए कि नहीं। तो फाइनली व्हेन वील हैव द रूल्स, this would lead to actual execution of this online gaming act 2025. Our next article is with respect to Indian diplomacy and Europe. Indian diplomacy and Europe. ये आर्टिकल है आपका GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित, GS2 IR। तो अभी हाल के समय में हमको क्या देखने को मिला है, अभी पिछले 8-10 महीनों की बात करें तो हमने देखा है कि इंडिया की और ईयू की, ईयू चाहे कलेक्टिवली बात करें या इसके जो इंडिविजुअल नेशंस हैं, फ्रांस हो गए, यूके हो गए, जर्मनी हो गए, इनसे इंडिया की जो रिलेशंस हैं वो पिछले 8-10 महीने में थोड़े से बढ़ते जा रहे हैं। मतलब वी आर सीइंग इंक्रीज्ड बोनहोमी बिटवीन इंडिया एंड ईयू। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारा एफ्टा साइन होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा यूके के साथ हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिए हैं। फिर अभी क्या बात चल रही है, अभी बात चल रही है ईयू के साथ एफटीए साइन करने की, यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए साइन करने की। तो यूके एफटीए जो है, ठीक है, दिस वाज अ बिग हॉलमार्क इन इंडिया ईयू रिलेशनशिप। ये कहा जा रहा था कि यूके के साथ अगर इंडिया ने एफटीए साइन कर लिया है तो ये क्या कर रहा है, ये एक तरीके से रेड कारपेट बिछा रहा है, किसके लिए, ईयू इंडिया एफटीए के लिए, ईयू इंडिया एफटीए के लिए। तो हमने ये देखा कि बहुत कम समय में हमने एफ्टा साइन कर लिया, उसके बाद यूके के साथ हमने एक एफटीए है वो साइन कर लिया है। हमने ये भी देखा कि यूरोपियन यूनियन के जो कमिश्नर्स हैं वो मतलब पूरा कॉलेज एक तरीके से ईयू चीफ के साथ इंडिया अभी फर्स्ट क्वार्टर में विजिट करता है। उसके बाद इंडिया ईयू के जो ट्रेड निगोशिएटर हैं वो लगातार, कभी इंडियंस जो हैं, इंडियन डिप्लोमेट्स या निगोशिएटर हैं वो ईयू जा रहे हैं, ईयू जो निगोशिएटर हैं वो इंडिया आ रहे हैं और एफटीए पे चर्चा हो रही है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है, जो ऑनलुकर्स है उनका ये कहना है कि बहुत जल्दी हमको ईयू एफटीए भी साइन होता दिखाई देगा। तो अभी हमको हाल के महीनों में क्या देखने को मिला है, हमको हाल के महीनों में ये देखने को मिला है कि वेस्ट से मेरा मतलब क्या है, प्राइमरीली यूरोपियन यूनियन है वो कुछ ज्यादा ही मल्टीलेटरल हो रहा है। मतलब दिस अ गुड थिंग, दिस नॉट अ बैड थिंग, दिस अ गुड थिंग कि वहां पर एक मल्टीलेटरलिज्म है वो ट्रिगर हो चुका है, वो ट्रिगर हो चुका है। ईयू जिसको काफी काफी लोग क्या कहते थे कि मतलब इट्स वेरी इनवर्ड लुकिंग,
इट्स अ वेरी इनवर्ड लुकिंग ब्लॉक, और वो अपने इंटरेस्ट को बस देखता रहता है। उसको बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा एशिया में क्या चल रहा है, अफ्रीका में क्या चल रहा है, उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। लेकिन अभी हमको हाल के महीनों में ये देखने को मिल रहा है कि यूरोपियन यूनियन में मल्टीलेटरलिज्म है, वो कहीं न कहीं ट्रिगर हो चुका है। तो क्या रीज़न्स हो सकते हैं? क्या रीज़न हो चुके हैं कि अब ईयू क्या है, उतना इनवर्ड लुकिंग नहीं रहा, और अब वो नए एलाइज़, नए स्ट्रैटेजिक एलाइज़ खोजने में लगा हुआ है अक्रॉस द ग्लोब। इंडिया इंडिया जो है वो भी अब उसके स्ट्रैटेजिक कैलकुलस में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एंड वाइस वर्सा, मतलब इंडिया भी है वो भी ईयू को वैसे ही ट्रीट कर रहा है, क्योंकि दोनों दोनों ब्लॉक्स में, चाहे इंडिया हो चाहे ईयू हो, दोनों को एक दूसरे से लेने के लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब दोनों के पास एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। हमको कुछ चीजें चाहिए वो यूरोपियन यूनियन के पास है, और उनको कुछ चीजें चाहिए जो हमारे पास है। तो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन में या यूरोप में ये मल्टीलेटरलिज्म ट्रिगर हुआ है? तो पहली चीज हो गई कि यूएस का जो पॉलिसी शिफ्ट हमको देखने को मिला है, प्राइमरीली कब से? प्राइमरीली जब से ट्रम्प वहां के प्रेसिडेंट हुए हैं, हमको ये देखने को मिला है कि अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा इनवर्ड लुकिंग हो गया है। तो जो एक कलेक्टिव वेस्ट का नोशन होता था, जिसमें यूएस टॉप पे बैठा रहता था, और आपके यूरोप की जो तमाम कंट्रीज हैं वो एक तरीके से एक्सटेंशन होती थी इस कलेक्टिव वेस्ट का, अब वो कहीं ना कहीं चरमराती हुई दिखाई दे रही है, दैट इज गेटिंग क्रम्बल्ड ग्रेजुअली। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन है, मेजर रीजन है कि यूएस पॉलिसी शिफ्ट ने क्या किया है, ईयू की आंखें खोल दी हैं, और अब वो क्या कर रहा है, मल्टीलेटरलिज्म को फोस्टर करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन है रशिया का असर्टिवनेस, रशिया का अग्रेसिवनेस और रशिया का असर्टिवनेस। हमको ये पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो 2 साल के ऊपर हो चुका है, और ये चले जा रही है, इट्स नॉट सीजिंग। तो इससे क्या है कि यूरोपियन यूनियन में और यूरोप की जो तमाम कंट्रीज हैं उनमें एक नर्वसनेस है वो बनी हुई है। उनको अब ये लग रहा है कि हो सकता है अगले टारगेट हम ना हो जाए। उसको ये लग रहा है कि रशिया जो है वो बहुत बेलिजरेंट है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रखा है, और ये क्या कर सकता है, ये यूरोप की जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है उसके लिए खतरा बन के उभर सकता है। ऊपर हमने पढ़ाई यूएस पॉलिसी शिफ्ट। यूएस क्या है, अब इनवर्ड लुकिंग हो रहा है। पूरे कोल्ड वॉर के दौरान यूएस क्या करता था, नेटो के तहत एक कलेक्टिव शील्ड दिया करता था, किसको, ईयू को। इसकी वजह से यूरोप की जो कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर नहीं करती थी। वो अपना पैसा कहाँ खर्चा करती थी, वो अपना पैसा जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन हो गया, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इन सारी चीजों पे खर्चा किया करती थी। तो अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये अम्ब्रेला जो है, ये यूएस का जो अम्ब्रेला है वो कहीं ना कहीं वापस से छोटा कर लिया गया है, और ये और नर्वसनेस ला रहा है। तो दूसरा, एक तो यूएस का पॉलिसी शिफ्ट, दूसरा क्या, रशिया रशिया जो है वो अभी भी असर्टिव है, वो अभी भी क्या है, यूक्रेन के साथ डेडलॉक में बंधा हुआ है। तो ये दूसरा रीजन है जिसने यूरोप को नर्वस कर दिया है, जिसने यूरोप को नर्वस कर दिया है। तीसरी चीज क्या है, तीसरा एक रीजन ये भी है मल्टीलेटरलिज्म का, कि कुछ कंट्रीज हैं या कुछ लीडर्स हैं, जैसे फ्रांस के, जर्मनी के ओलाफ शॉल्ज हैं, या आपके एंजेला मर्केल हैं, वो बहुत पहले से ये बात करना शुरू कर दिए थे कि अब यूरोप को क्या करना चाहिए, अमेरिका के अम्ब्रेला से थोड़ा सा डिहाइफिनेट होने की कोशिश करनी चाहिए, और उनको स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो एक्सरसाइज कर देना शुरू कर देना चाहिए, जिससे जिससे क्या रहे, एक आत्मनिर्भरता रहे। तो कई कंट्रीज जैसे जर्मनी है, वो क्या करना शुरू कर दी थी, वो काफी पहले से जैसे अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर वगैरह थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दी थी। तो ये 3 रीजंस हैं प्राइमरीली जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि मल्टीलेटरलिज्म है वो कहीं ना कहीं ट्रिगर हो चुका है ईयू में, और वो कलेक्टिव वेस्ट से वो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। मतलब वो मानते हैं कि कलेक्टिव वेस्ट का जो लीडर है अभी भी अमेरिका है, एंड दे हैव लॉट टू गेन फ्रॉम अमेरिका, बट हम पूरी तरीके से अमेरिका पे रिलाय नहीं कर सकते हैं। ये सोच है किसकी, ये सोच है यूरोप की। तो वो क्या करेगी, वो अब नए लाइक माइंडेड पार्टनर्स तलाशना शुरू कर दिया अक्रॉस द ग्लोब, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन के कौन उभर रहा है, इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन के उभर रहा है इस पूरे बॉल गेम में। तो अगर बात करें इंडिया ईयू रिलेशन की,
तो कैसी रिलेशन रही है? तो हमें ये पता है ब्रिटेन जो एक यूरोपियन पावर है, हम उसकी कॉलोनी थे 1947 तक। और उसके बाद क्या रहा, एक बहुत नॉर्मल रिलेशन रही 47 के बाद जब ब्रिटिशर्स चले गए, हम कॉमनवेल्थ का पार्ट हो गए। तो एक कोल्ड रिलेशन भी नहीं रही, बट हाँ मतलब बहुत ज़्यादा वार्मथ भी नहीं था। ठीक-ठाक दोनों ब्लॉक्स में रिलेशन चलता रहा, क्योंकि इंडिया क्या था, लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी वाली कंट्रीज़ में था उस समय। और ठीक-ठाक एड भी आता था, यूरोप की कई कंट्री से इंडिया को ठीक-ठाक एड भी आता था। लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ, ग्रेजुअली हमने ये देखा कि इंडिया जो है वो 1991 एलपीजी, इंडिया मतलब अपनी रफ्तार पकड़ता गया, वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती रही। और 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ कि जो हमारी इकोनॉमी थी वो ओपन अप हुई। हम एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया अपनी इकोनॉमी के साथ। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हम और बेहतर ढंग से इंटरट्वाइन कर पाए, इंटरलिंक कर पाए। उसके बाद से जो तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनके साथ भी हमारे रिलेशंस हैं, वो और ज़्यादा डीपेन करते गए हैं। जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, वो भी बढ़ते गए हैं। जो ट्रेड रिलेशंस हैं, वो भी बढ़ते गए हैं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन नहीं रख सकते थे, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी, वो प्राइमरीली क्लोज़ थी। तो पोस्ट 1991 एलपीजी, we start seeing what? We start seeing an upward shift in India-EU relationship. सन 2000 आते-आते, 2000 आते-आते हमको क्या दिखता है? हमको ये देखने को मिलता है कि इंडिया ईयू समिट है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज़ हो जाती है। इंडिया ईयू समिट है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज़ हो जाती है, ठीक है? सन 2004, मतलब अब इंडिया ईयू समिट जो है वो शुरू हो गई, एनुअल समिट है, हर साल हो रही है, 2000, 2001, 2002, 2004 आते-आते रिलेशन और बेहतर होते गए, और दोनों ब्लॉक्स मतलब इंडिया और यूरोपियन यूनियन, वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हो जाते हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हो जाते हैं। अभी की बात करें तो यूरोप जो है वो भारत का, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। और हम एक तरीके से 2 लेवल का एंगेजमेंट रखते हैं ईयू के साथ। 2 लेवल का एंगेजमेंट मतलब ईयू के साथ तो हम रिलेशंस रखते ही हैं, यूरोपियन यूनियन, लेकिन हमें पता है यूरोपियन यूनियन इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज़? 27 कंट्रीज़। हम पूरे ईयू एज़ अ ब्लॉक के साथ अपने रिलेशंस तो अच्छे रखे ही हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट के साथ अच्छे रिलेशन रखे हैं। 2 लेवल एंगेजमेंट का दूसरा एस्पेक्ट हो जाता है जो इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं, जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। ये जो इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं, उनके साथ भी हम बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे रखे हैं। और इंडिविजुअली भी हमने क्या कर रखा है, इंडिविजुअली भी हमने कई कंट्रीज के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन कर रखी है। उसी का रिजल्ट है कि अभी इसी साल हमने यूके के साथ एफटीए जो है वो साइन किया है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है। तो हम 2 लेवल का एंगेजमेंट भी रखते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ। 2 लेवल का एंगेजमेंट है, वो भी फॉर्ज करते हैं किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ, ठीक है? अब ये तो हो गया आपका जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है। ये ट्रेडिशनल की 2000 में हम समिट, इंडिया ईयू समिट है वो इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। 2004 आते आते स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आ जाती है। रिलेशंस हमारे अच्छे हैं, डुअल एंगेजमेंट है, मतलब हम यूरोपियन यूनियन से भी एंगेज कर रहे हैं एज अ कंट्री, और जो इंडिविजुअल मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ भी एंगेज कर रहे हैं। अभी हाल के हाल के समय में क्या रीजंस हैं कि दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के डिप्लोमेसी के कैलकुलस में इतने ऊपर आ चुके हैं? मतलब इंडियन डिप्लोमेटिक सर्कल में ईयू जो है वो काफी ऊपर आ चुका है, एंड वाइस वर्सा। यूरोप भी अब इंडिया को एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलाय, बहुत इंपॉर्टेंट एलाय की तरह परसीव करने लगा है। तो क्या फैक्टर्स हैं जो ये नए रिलेशनशिप को शेप कर रहे हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर शेपिंग द दिस न्यू काइंड ऑफ रिलेशनशिप? तो सबसे पहले जो ऊपर हमने पॉइंट्स देखे, क्यों मल्टीलेटरलिज्म ट्रिगर हो रहा है, यूएस की पॉलिसी शिफ्ट, रशिया का जो असर्टिवनेस है, प्लस यूरोप की कई कंट्रीज हैं वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए। ये तो पॉइंट्स हैं ही, ये तो फैक्टर्स हैं ही। साथ ही साथ हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो मल्टीलेटरलिज्म वो डिक्लाइन पे है। मल्टीलेटरलिज्म जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पीक किया था,
कोल्ड वॉर के एरा में पीक किया था। यही दौर था जब हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत तेजी से फैला। जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर की बातें हैं, उस पे काफी वृहद रूप से चर्चा होना शुरू हुई। ठीक है, और कंट्रीज को लगा कि भाई अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ग्लोबल ट्रेड बढ़ाना है तो ज्यादा से ज्यादा आपस में ट्रेड करना पड़ेगा। ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस का दखल बढ़ना चाहिए ग्लोबल स्टेज पे। ये सारी चीजें हमको कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे देखने को मिली। लेकिन हाल के वर्षों में हमको क्या देखने को मिला है, ये जो मल्टीलेटरलिज्म जो बढ़ रहा था, विच इज अ गुड थिंग, ग्लोबलाइजेशन जो बढ़ रहा था, अब क्या है, ये एक डेक्लाइन पे आ गया है। तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, this is one of the factors because of which we are seeing a shift, we are seeing a shift in Europe's diplomatic capital। मतलब जो फैक्टर्स हैं जो शेप कर रहे हैं, जो शेप कर रहे हैं प्रेजेंट कैलकुलस, उसमें ये मल्टीलेटरलिज्म का जो फॉल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मल्टीलेटरलिज्म का जो फॉल है या जो डिक्लाइन है, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए इंडिया और यूरोप ये क्या है, दोनों मिडिल पावर्स हैं। मिडिल पावर्स मतलब जैसे यूएस, चाइना, रशिया, ये क्या है, ये ऊपर की पावर्स हैं बेसिकली। ये ऊपर की पावर्स हैं बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री माइट, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। यूरोप के साथ ऐसा नहीं है, यूरोप के साथ ऐसा नहीं है। इंडिया भी क्या है, इंडिया भी एक एस्पायरिंग पावर है, इट्स अ रीजनल पावर, लेकिन अभी भी इंडिया एक ग्लोबल पावर नहीं है। तो हम लोग मिडिल पावर हैं, चाहे ईयू हो गया, चाहे चाहे इंडिया हो गया। तो हम दोनों के इंटरेस्ट में क्या है, हम दोनों के इंटरेस्ट में ये है कि मल्टीलेटरलिज्म बना रहे। ठीक है, जो ग्लोबल रूल्स हैं, ग्लोबल रूल बुक है, वो फॉलो हो, चाहे वो ट्रेड में हो, चाहे वो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन में हो, चाहे क्लाइमेट चेंज में हो। तो हमारे फेवर में क्या है, मल्टीलेटरलिज्म का बढ़ना, ग्लोबलाइजेशन का बढ़ना। लेकिन अभी क्या है, दिस इज रिसीडिंग, ग्लोबलाइजेशन इज रिसीडिंग। दूसरा क्या है, रशिया फैक्टर अभी मैंने आपको बताया ही। रशिया का जो असर्टिवनेस है, हेजेमनी है, जो अग्रेसिवनेस है या बेलिजरेंस है, जो बढ़ता जा रहा है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। और यूक्रेन में यूरोप इसको कैसे परसीव करता है, वो ऐसे देखता है कि रशिया जो है वो मनमानी कर रहा है उस पर्टिकुलर रीजन में, यूक्रेन में मनमानी कर रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि यूरोप की जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिवली इंपैक्ट हो रही है। तो दूसरा फैक्टर रशिया हो जाता है। तीसरा क्या फैक्टर है, तीसरा फैक्टर विच इज शेपिंग द इंडो यूरोपियन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, तीसरा फैक्टर है सिम्बाइटिक रिलेशन। तीसरा रीजन हो जाता है सिम्बाइटिक रिलेशनशिप। सिम्बाइटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया कि इट्स अ गिव एंड टेक थिंग। जैसे पैरासिटिक होता है, पैरासिटिक में मतलब सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म होता है जो होस्ट से कुछ पाता है, दूसरे को लॉस होता है। सिम्बाइटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो दोनों एंटिटीज हैं वो एक दूसरे से कुछ लेती हैं, एक दूसरे से कुछ लेती हैं। तो इंडिया को यूरोप से क्या चाहिए, इंडिया को यूरोप से क्या मिल सकता है, टेक्नोलॉजी मिल सकती है, फंड्स मिल सकता है, सस्ता लोन मिल सकता है। अगर इंडिया को अपना विकसित भारत 2047 वाला जो गोल है वो अचीव करना है, तो यूरोप जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बन के उभर सकता है। क्योंकि इंडिया में कमी किस चीज की है, फंड्स की है, टेक्नोलॉजी की है, चीप लोन्स की है। ठीक है, ये सारी चीजें हमको कहाँ से आ सकती हैं, यूरोप से आ सकती हैं। यूरोप के लिए इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है, यूरोप के लिए इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है दैट इज एजिंग पॉपुलेशन, दैट इज एजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, उनका जो टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो ऑलरेडी रिप्लेसमेंट रेट के बहुत नीचे है। और रिप्लेसमेंट रेट के नीचे वो बहुत पहले भी आ गए थे। तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, तो उनको अच्छा स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो इंडिया क्या है, एक पूल ऑफ टैलेंट है, एक टैलेंट पूल है, यहाँ से जो उनका मैन पावर शॉर्टेज है वो पूरा हो सकता है। इसके अलावा ठीक ठाक इंडियन कंपनीज जो हैं वो यूरोपियन यूनियन में, लंदन में, पेरिस में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करती हैं। मतलब इंडियन बिजनेसेस हैं, इंडियन एंटरप्रेन्योरल हाउसेस हैं, वो क्या कर रखे हैं, यूरोप में अपने इस्टेब्लिशमेंट डाले हुए हैं और यूरोपियंस को नौकरी देते हैं। ठीक है, तो इट्स काइंड ऑफ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, और ये सिम्बाइटिक रिलेशन अभी हाल के वर्षों में बढ़ता गया है, और ट्रम्प के आने के बाद से इसकी जो रियलाइजेशन है वो और बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कुछ हाल के वर्षों में हमने देखा है कि कुछ बहुत एम्बिशियस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी एनविसाज किए गए हैं, मतलब सोचे गए हैं दोनों देशों द्वारा, जैसे आईमैक हो गया। ठीक है,
इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। अब इसकी पार्टी कौन है? यूरोप भी इसका पार्टी है और इंडिया जो है वो भी इसकी पार्टी है। आईमैक क्या है? आईमैक एक कॉरिडोर है जो इंडिया को कनेक्ट करता है यूरोप से वाया वाया मिडल ईस्ट। इट्स अ मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट मतलब इसमें सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन भी है, इसमें रोड भी है और आपका रेलवे भी है। तो यूरोप को क्या दिखता है और इंडिया को क्या दिखता है? ये दिखता है कि भाई अगर ये प्रोजेक्ट अगर एग्जीक्यूट हो जा रहा है तो ये कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा, जिससे जो ट्रेड है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है और आपका चाहे गैस पाइपलाइन हो गया, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो गया, इसका एक ठीक-ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दोनों दोनों धड़ों के बीच में, दोनों पोल्स के बीच में ये क्रिएट करेगा। जिससे क्या होगा कि इकोनॉमी है उसको एक बूस्ट मिलेगा, दोनों साइड्स की जो जीडीपी है वो बढ़ेगी, इससे एम्प्लॉयमेंट भी आएगी, जो ट्रेड है, म्यूचुअल ट्रेड हम करते हैं वो भी बढ़ेगा। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं। प्राइमरी ट्रिगर हमने मेंशन किया कि चूंकि यूएस की जो पॉलिसी है, यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत डाइसी हो रखी है, इस टाइम बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो रखी है। मतलब कहा जाता है कि इवन डोनाल्ड ट्रम्प डजंट नो व्हाट ही इज गोइंग टू डू नेक्स्ट, ठीक है। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी हैज सॉर्ट ऑफ ट्रिगर्ड नो अदर कंट्रीज जो एलाइज हैं यूएस के। इंडिया भी एक एलाई ही कंसिडर किया जाएगा, यूरोप तो है ही है, ठीक है। नाउ दे हैव स्टार्टेड tweaking their diplomatic headroom. तो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स। तो ये तो हो गए कुछ पॉजिटिव्स बात, लेकिन बावजूद इसके कुछ इश्यूज भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं दोनों साइड्स में। व्हाट आर द इश्यूज और चैलेंजेस बिटवीन इंडिया? ये तो अच्छी बातें हो गई कि वी हैव गिव एंड टेक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है और दोनों एक दूसरे से बहुत गेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं दोनों साइड में। क्या चैलेंजेस हैं वो? सबसे बड़ा चैलेंज तो रशिया ही है। यूरोप जो है वो रशिया को कैसे देखता है? यूरोप जो है वो रशिया को एज एन आर्च राइवल देखता है, आर्च राइवल देखता है, मतलब एक तरीके से एनिमी कंसिडर करता है। लेकिन इंडिया के लिए रशिया क्या है? इंडिया रशिया जो है वो इंडिया के लिए एक ट्रस्टेड एलाई है, ऑल वेदर एलाई है, ठीक है। अभी भी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने हार्डवेयर यूज किया है S-400 वगैरह, तो वो सब कहाँ से आया है? S-400 भी हम रशिया से लेते हैं। इसके अलावा सुखोई 30M की आई है, सुखोई 30 वन ऑफ द मोस्ट एडवांस, राफेल के साथ जो सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में से हमारे पास सुखोई 30M की आई है, वो भी हम रशिया के साथ मिल के डेवलप करते हैं, रशिया के साथ हम मिल के डेवलप करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एक बहुत पावरफुल मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल, कौन सी? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, वो भी हम किसके साथ मिल के को डेवलप किए हैं? ये भी हम रशिया के साथ मिल के डेवलप किए हैं। तो ये एक मेजर इश्यू है। रशिया को यूरोप जो है वो एक एनिमी ट्रीट करता है, लेकिन इंडिया के लिए रशिया या रशिया के लिए इंडिया एक ऑल वेदर अलाई है, ऑल वेदर अलाई है। तो ये एक मेजर इरिटेंट है इंडिया और ईयू के रिलेशन के बीच में। दूसरा क्या है? पाकिस्तान। दूसरा इशू है दोनों कंट्रीज के बीच में पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान जो है वो इंडिया का एक आर्च राइवल है, हमारा एक इनिमिकल स्टेट है। इनिमिकल स्टेट क्यों है? क्योंकि हम कई बार युद्ध पे जा चुके हैं, जैसे 48 हो गया, 1948, 1965, 1971, 1999 कारगिल, ये तो वॉर्स हो गई जो हमने फाइट की हैं पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो एक्सपोर्ट करता रहता है। नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इनके जो मिलिटेंट्स हैं, आतंकवादी हैं, उनको इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कराता रहता है। वैली रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में वो क्या करने की कोशिश करता है? वो हमेशा ट्रबल फॉर्मेट करने की कोशिश करता रहता है। तो यूरोप को जिस टोन में पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस या और भी जो इंटरनेशनल फोरम्स में हैं वहाँ पे जैसे कंडेम करना चाहिए, वैसे पाकिस्तान को कंडेम नहीं करता है। तो पाकिस्तान की वजह से भी इंडिया और यूरोप जो है वो दो अलग-अलग साइड्स पे खड़े होते दिखाई देते हैं। कि यूरोप जो है वो टैसिटली क्या करता है? यूरोप जो है टैसिटली एक तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, कहाँ पे? कई इंटरनेशनल फोरम्स पे, और मतलब उतना वोकली क्रिटिक नहीं करता है। तो इंडिया को इससे मेजर दिक्कत है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है कि इंडिया को ये लगता है कि यूरोप और उसके कई बॉडीज हैं, कई एंटिटीज हैं जो यूरोप में हैं, वो क्या करती हैं? भारत के आंतरिक मामलों में, इंटरनल मैटर्स में
हस्तक्षेप करती हैं, ठीक है? इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है और इंडिया इज़ वेल विदिन इट्स राइट्स कि भई उसके इंटरनल मैटर्स में चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, चाहे वो यहाँ की डेमोग्राफी के लेके हो। तो इंडिया ने कई बार रेज़िस्ट भी किया है यूरोप को कि मतलब इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 मेजर इरिटेंट्स हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, हाल के समय में हमको क्या देखने को मिला है? सीबैम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। ये क्या है? ये एक प्रकार का नॉन टैरिफ बैरियर है। नॉन टैरिफ बैरियर है जो प्राइमरीली इंडियन स्टील पे यूरोप ने लगाया है। इंडियन स्टील पे यूरोप ने लगाया है। और यूरोप ने क्यों लगाया है? यूरोप ने इसलिए लगाया है क्योंकि वो कहता है कि हम जो अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं, यूरोप में जो स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं, वो क्या करते हैं? हम ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं। ग्रीन स्टील मतलब यहाँ पे 1 टन स्टील बनाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, वो ना के बराबर होता है या बहुत कम होता है, ठीक है? लेकिन इंडिया जो स्टील हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करता है, हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट करता है, वो बहुत अनसस्टेनेबल तरीके से बनती है। वो स्टील बहुत अनसस्टेनेबल तरीके से बनती है और वहाँ पे 1 टन स्टील जो बनता है, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, तो एक तरीके से इंडिया क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन पैदा कर रहा है और वो प्रोडक्ट है, वो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कर दे रहा है। तो इससे हो क्या रहा है? हम तो ग्रीन स्टील बना रहे हैं, मतलब ये यूरोप का कहना है, हम तो ग्रीन स्टील बना रहे हैं। लेकिन इंडिया से जो स्टील आ रहा है, चूँकि वो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमारा स्टील बहुत महँगा पड़ रहा है। हमारा जो स्टील है बहुत महँगा पड़ रहा है, तो इसीलिए सीबेम नाम का एक मेजर लगा दिया, यूरोप ने, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। इसके तहत इंडिया से जो स्टील है या सीमेंट है, वो यूरोप पहुँचेगा तो उसमें सीबीएम के तहत हमको हमको कुछ लेवी है, वो देना पड़ जाएगा यूरोप में अपना माल लैंड कराने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, एक तरीके का टैरिफ लग जाएगा हमारे ऊपर। तो जो हमारा सस्ता स्टील है, वो वहाँ पे लैंड करने के बाद सीबीएम की वजह से महँगा हो जाएगा और वो उतना कॉम्पिटिटिव नहीं हो जाए रह जाएगा, जिससे इंडियन स्टील की जो डिमांड है यूरोपियन यूनियन में, वो आपकी डिमिनिश हो जाएगी। तो दीज़ आर सर्टेन इश्यूज़, बट डिस्पाइट दैट है क्या कि बोथ द साइड्स हैव इमेंस इमेंस गेन्स फ्रॉम ईच अदर। मतलब अभी भी इफ वी आर सिटिंग ऑन अ टेबल, तो हम एक दूसरे से काफी गेन कर सकते हैं। क्या गेन कर सकते हैं? गेन ये कर सकते हैं, जैसे अभी 50% का टैरिफ हमको देखने को मिला है अमेरिका साइड से। तो एक ठीक ठाक सब्सटेंशियल मार्केट जहां पर इंडिया आपका एक्सपोर्ट सरप्लस एंजॉय करता था अमेरिका में, वो लूज कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? ईयू, यूके, इनके साथ एफटीए साइन करके वहां पे जो लॉसेस हैं, इधर गेन कर सकते हैं, ठीक है? और वैसे ही रशिया को भी क्या चाहिए? एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर चाहिए। तो इंडिया कैन बी इट्स स्ट्रैटेजिक पार्टनर। नाउ लेट अस कम टू टुडेस क्वेश्चन।
Discuss the provisions of recently passed Online Gaming Act. What are the reasons behind its introduction? जो नया गेमिंग ऑनलाइन एक्ट पास हुआ है उसके क्या प्रावधान है, क्या कारण है जिसकी वजह से इसको लाया गया है या इसको पास कराया गया है। 10 मार्क्स 150।